हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आपने आसपास में कभी कोई फौजी व्यक्ति देखा होगा जो कि फौज में जाते हैं, या फौज की यूनिट कोई होगी, कभी आपको मौका मिला होगा। आप देखना, वो लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के बीपीटी दौड़ते हैं, 5 किलोमीटर्स 4.5 किलोमीटर्स उन्हें डेली दौड़ना है। क्या पर्पस है उस दौड़ने का? अभी कौन सा वॉर चल रहा है, लेकिन उनको डिसिप्लिन में ढाला जाता है कि इन केस अगर ऐसी कोई वॉर जैसी स्थिति आ जाए, ऐसा कोई भी स्थिति आ जाए, तो उनको एक्टिविटी जो है उनकी वो उस टाइम पे डाउन ना हो। अब जो व्यक्ति फौज से रिटायर हो गया उसका भी वही डिसिप्लिन बन जाता है, बिना अलार्म के वो 4 बजे 5 बजे उठ जाता है। क्यों? क्या जरूरत है उसको? उसके अंदर डिसिप्लिन बन चुका है। अगर उसको नहीं भी करना, वो करना नहीं भी चाहता, बट स्टिल उसके अंदर ये डिसिप्लिन बन चुका है कि रात को चाहे 4 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, पर उसने अगर 5 बजे उठना है तो उठना ही है। ठीक है, यही डिसिप्लिन जो है वो सफलता को डिफाइन करता है। जो सफल व्यक्ति है उनके अंदर भी ऐसा ही डिसिप्लिन होता है। आपने कभी देखा है कोई आपके आस पड़ोस में व्यक्ति बड़ा सफल है लेकिन बड़ा लेजी सा है, 10 बजे 11 बजे उठता है, जब उसका मन करता है तब उठता है, और बिना कोई डिसिप्लिन के खाता पीता है, उठता बैठता है और खेलता कूदता है, जो भी है, और फिर भी वो बहुत सफल है? ऐसा कभी कोई व्यक्ति देखा है आपने? नहीं ना। तो सफलता के लिए डिसिप्लिन होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब सीधा सा क्या है? आपका कुछ करने का कार्य नहीं भी मन, बट स्टिल आप वो कर रहे हैं, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सम वॉइसेस स्टे विद अस फॉर लाइफ टाइम। बोल रहे हैं कुछ आवाज़ें हमारे साथ हम उम्र भर के लिए रह जाती हैं। फॉर मी, मेरे लिए, वन ऑफ देम इज द वॉइस ऑफ अ डॉक्टर सेइंग। मेरे लिए वो आवाज़, उनमें जैसे ऐसे बहुत सारी आवाज़ें, उनमें से एक आवाज़ है एक डॉक्टर की, जो कह रहे हैं वी कुडंट सेव हिम, हम उन्हें बचा नहीं सके। रेफरिंग टू माई फादर। अब इसमें हिम कौन है जिसको बचा नहीं सके? वो उनके पिता हैं, राइटर के पिता हैं। इट केम विदाउट फैनफेयर। फैनफेयर होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक। जैसे कि अगर आप मूवीज में देखते हैं तो उसमें जब कोई बोलते हैं कि आई एम सॉरी, हम इनको बचा नहीं सके, तो उसमें पीछे बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक सा चल रहा होता है। तो बोल रहे इसमें कोई म्यूजिक नहीं था, कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, विदाउट सॉफ्टनेस, कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, विदाउट सेरेमनी, कोई सेरेमनी नहीं थी। जस्ट 4 वर्ड्स, सिर्फ 4 शब्द थे, एंड द वर्ल्ड चेंज्ड फॉर मी, और मेरे लिए मेरी दुनिया ही बदल गई। एट दैट मोमेंट, उस क्षण में, आई वॉन्टेड टू होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर द अनबियरेबल लॉस आई हैड जस्ट सफर्ड। बोल रहे उस समय में मैं चाहता था कि मैं किसी को, ये जो मेरे अनबेयरेबल, ये इतना दुखद मेरे ऊपर, अनबेयरेबल मतलब कि जो मेरे से सहा नहीं जा रहा, असहनीय जो मेरे आघात हुआ है मुझे, जो मेरे जीवन में कमी आई है, मैं उसका जिम्मेदार किसी को ठहराऊं, ऐसा मैं चाह रहा था उस समय में। माई फादर वॉज इन द डॉक्टर्स केयर। मेरे पिता की देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टर की थी ना। फिर वो कैसे खत्म हो गए? खत्म हो गए तो फिर वो डॉक्टर जिम्मेदार है उसके लिए। एंड आई हैड ट्रस्टेड हिम टू गार्ड माई फादर्स लाइफ, और मैंने उसके ऊपर भरोसा किया था, उस डॉक्टर के ऊपर, कि वो मेरे पिता का जीवन बचाते। एंड येट डेथ हैड स्लिप थ्रू द क्रैक्स। लेकिन फिर भी जो क्रैक्स से स्लिप करना मतलब जो छोटी सी भी जगह से मौका मिले वहां से निकल आना, तो फिर भी डेथ उन तक पहुंच गई। आई रिमेंबर स्टैंडिंग देयर। मुझे याद है मैं वहां खड़ा था, वर्डलेस, कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। कॉट इन अ स्ट्रेंज पॉज बिटवीन फरी एंड रेजिग्नेशन। मैं एक बहुत ही स्तब्ध स्तब्ध हो चुका था स्थिति में, पॉज मतलब ठहराव की स्थिति में था, जो कि फरी और रेजिग्नेशन के बीच की थी। यानी कि फरी मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, और रेजिग्नेशन मतलब ये सच नहीं हो सकता, ये गलत है, उसके बीच का एक स्ट्रेंज पॉज में था। आई डिडंट लैश आउट, लेकिन मैं गुस्से में उसके ऊपर भड़का नहीं। वट वुड बी द पॉइंट नाउ? अब क्या फर्क पड़ता है, अब क्या तात्पर्य रह जाता है उनके ऊपर चिल्लाने से? द मैन वॉज गॉन, जिनको बचाना था वो तो अब जा चुके। टू बिहेव लाइक अ सैवेज टूवर्ड्स अ डॉक्टर, लाइक मेनी पेशेंट्स डू इन द फेस ऑफ अ ट्रेजेडी, वॉजंट इन माई कैरेक्टर। अब मैं वहां पे उस डॉक्टर के ऊपर उग्र हो जाता, और जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं, उनके रिलेटिव्स करते हैं, जब कोई दुखद समस्या या दुखद घड़ी उनके सामने आती है। ये मेरा चरित्र नहीं था, ये मेरा कैरेक्टर नहीं था। एंड येट, फिर भी, समवेयर डीप विद इन, मन में एक बहुत गहराई में, द क्वेश्चन लिंगर्ड, एक सवाल खड़ा हो गया। हैड समवन फेल्ड? क्या ये मेरे पिता को बचाने में कोई फेल हुआ है, विफल हुआ है?
कुड द डॉक्टर हैव सेव्ड माई फादर, क्या डॉक्टर्स मेरे पिता को बचा सकते थे? और हैड ही ट्राइड इनफ एंड दिस वॉज सिंपली द लिमिट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, या फिर उस डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास किया, बस यही वो लिमिट है जो मनुष्य अभी तक पार नहीं कर पाया। Years later, कई सालों बाद, I would hear echoes of that question in an entirely different setting this time. बोल रहे हैं अब कई सालों बाद उस सवाल के जो एको है, एको क्या होता है जब आप कोई आवाज़ करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास दोबारा सुनाई देती है, तो उस आवाज़ की जो एको है, उस सवाल के जो एको है, वो उसे आज बिल्कुल ही डिफरेंट परिवेश में, सेटिंग डिफरेंट सेटिंग दिस टाइम, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट परिवेश में उस सवाल के कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं फ्रॉम द डॉक्टर साइड, लेकिन इस बार पेशेंट की तरफ से नहीं, डॉक्टर की तरफ से। अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन विद अ डियर फ्रेंड हरसेल्फ, अ सीजन्ड फिजिशियन, बोल रहे हैं मेरी एक कैजुअल नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रही थी अपने एक बड़े अच्छे दोस्त के साथ में, जो कि एक सीजन्ड फिजिशियन है, यानी कि डॉक्टर है, टर्न्ड अनएक्सपेक्टेडली प्रेग्नेंट। तो ये जो बातचीत एकदम हमारी कैजुअल कॉन्वर्जेशन चल रही थी, ये क्या हुआ, ये एकदम से ही प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दुखद हो गई। कैसे? वी कांट रिटायर बिकॉज दिस इज वॉट आर ऑर्डेन्ड टू डू इन आर लाइफ्स। बोल रहे हम रिटायर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यही हमने सीखा है अपने जीवन में करना, यही सीखा है, ठीक है, यानी कि इसी के लिए हमने प्रैक्टिस करी है, इसी के लिए हमने तैयारी करी है। She said, उसने कहा, and we can't continue like this either because age is catching up and we are unable to balance work and life. और हम इस तरीके से आगे बढ़ भी नहीं सकते क्योंकि अब हमारी उम्र हो रही है और हम वर्क लाइफ और जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ उसके बीच का बैलेंस नहीं बना पा रहे। Patients' expectations these days are too high to meet satisfactorily. फिर आगे वही जो डॉक्टर है वो कह रही हैं, बोल रहे हैं वही डॉक्टर्स आगे कहती हैं कि आज के दौर में पेशेंट्स की उम्मीदों को संतोषजनक तरीके से फुलफिल कर पाना, पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। शी वॉज रेफरिंग नॉट जस्ट टू द लॉन्ग आवर्स और द रिलेंटलेस प्रेशर ऑफ लाइफ एंड डेथ डिसीजंस। बोल रहे हैं कि वो जो रेफर कर रही थी कि बहुत उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, वो केवल किसकी तरफ, लंबे घंटों का काम जो होता है उसकी तरफ, या फिर जो रिलेंटलेस, जो बहुत ही अनस्टॉपेबल प्रेशर उनके ऊपर लाइफ और डेथ के डिसीजन लेने का है, उसके ऊपर नहीं रेफर कर रही थी, बट टू समथिंग मोर इंसीडियस। लेकिन वो किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रही थी जो और ज्यादा क्या है, तेजी से फैल रहा है, जिसको नोटिस नहीं किया जा सकता। द ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट, वो क्या है, असंतोष, अविश्वास, जो बढ़ता हुआ अविश्वास है। द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो डॉक्टर से हम वो कर भी नहीं सकते, ऐसी जो उम्मीदें लगा लेते हैं। एंड द गूगल फेड एंटाइटलमेंट ऑफ पेशेंट्स हु अराइव आर्म्ड विथ हाफ ट्रूथ्स एंड फुल कॉन्फिडेंस, और गूगल से भरे हुए, गूगल से जानकारी एकत्रित करके जो पेशेंट्स आते हैं जिनके पास में आधा सत्य और पूरा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, वो पेशेंट से जो डॉक्टर्स जूझ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन है कि संतोषजनक तरीके से हम फुलफिल नहीं कर सकते, वो इस चीज़ों की बात कर रहे हैं। अनदर डॉक्टर फ्रेंड, एक और डॉक्टर फ्रेंड चाइम्ड इन एट दिस पॉइंट, वो भी इस कॉन्वर्सेशन में आ गया। ओनली हाफ इन जस्ट, तो ओनली हाफ इन जस्ट मतलब थोड़ा आधा अधूरा मजाक के तौर पे उसने बोला, दीज डेज, आजकल, पीपल कम टू कंसल्ट अस नॉट फॉर आंसर्स बट टू आर्ग्यू। आजकल लोग हमसे कंसल्टेशन लेने, अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए नहीं आते कि उनको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो हमसे बहस करने आते हैं। एंड इफ थिंग्स गो रॉन्ग, और अगर कोई बात खराब हो जाए, गलत हो जाए, वी आर द फर्स्ट टू बी क्रूसिफाइड, तो हमें सबसे पहले सूली पे लटकाया जाएगा। इन देयर वॉइसेस, उन दोनों ही दोस्तों की आवाज़ों में, आई हर्ड अ क्वाइट एग्जॉशन, मुझे थकावट दिखाई दी, सुनाई दी। अ फटीग दैट वॉजंट जस्ट फिजिकल, एक ऐसी थकावट जो फिजिकल नहीं थी बट एग्जिस्टेंशियल, लेकिन वो थकावट थी कि वो थक चुके हैं डॉक्टर होने से। मेडिसिन वंस सीन एज अ नोबल कॉलिंग, मेडिसिन जिसको एक समय पे एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन माना जाता था, is now burdened by demands that no human can fulfill, आज उसके ऊपर ऐसी डिमांड्स का बोझ है जो कोई भी मनुष्य, इंसान, मानव फुलफिल नहीं कर सकता, पूरी नहीं कर सकता। पेशेंट्स सीक क्विक क्योर्स, पेशेंट्स को जल्दी ठीक होना है, परफेक्ट जवाब चाहिए, अनकंडीशनल अवेलेबिलिटी चाहिए कि डॉक्टर हमारे पास हर समय मौजूद होना चाहिए।
एंड व्हेन आउटकम्स डोंट मैच एक्सपेक्टेशन, और जब उनके रिजल्ट हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर डॉक्टर्स टू फेस ब्लेम, अब्यूज एंड इवन वायलेंस एज विटनेस्ड मेनी टाइम्स इन आवर कंट्री। तो ये कोई असामान्य बात नहीं है कि उस डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, उसको अब्यूज किया जाएगा, गाली गलौज की जाएगी, और कई दफा हमारे देश में हमने ये भी देखा है कि वायलेंस तक लोग डॉक्टर्स के ऊपर कर देते हैं। दिस इज नॉट टू एक्सक्यूज नेग्लिजेंस, बोल रहे हैं कि नेग्लिजेंस यानी कि अनदेखी करने का कोई बहाना नहीं है, नॉर टू ओवरलुक द ओकेजनल कैलसनेस दैट डज एग्जिस्ट, ना ही यहाँ पे जो कभी कभार होने वाला कैलसनेस है उसको यहाँ पे जो होता है उसको ओवरलुक किया जा रहा है, यानी कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब कैलसनेस मतलब दूसरों की भावनाओं की या फीलिंग्स की कदर नहीं करना। बट इन आर कलेक्टिव हेस्ट, लेकिन अगर हम अपने पूरे कलेक्टिव हेस्ट अपनी समस्या को देखें तो डिमांड अकाउंटेबिलिटी, जो हमारा मन में है कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हैव वे बिगन टू फॉरगेट दैट डॉक्टर्स टू आर ह्यूमन, क्या हम ये बात भूलना शुरू कर चुके हैं कि डॉक्टर्स भी इंसान ही हैं? That behind every prescription is a person who probably hasn't slept a full night in weeks, कि हर एक प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा जा रहा है, डॉक्टर जो लिखते हैं ना राइटिंग में कि ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, उसको प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो हर एक जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मनुष्य है जो शायद कई हफ्तों से एक पूरी अच्छी नींद नहीं सोया है। दैट बीनीथ एवरी वाइट कोट इज अ बीटिंग हार्ट, कि हर वाइट कोट के नीचे भी पीछे भी एक दिल धड़क रहा है। एंशियस टू सेव, वो दिल धड़क रहा है जो कि किसी की जान बचाने के लिए बड़ा ही उत्सुक है, उत्साहित है, या थोड़ा डरा हुआ है विफल होने से। माई फ्रेंड स्पोक ऑफ मिसिंग फैमिली गैदरिंग्स, मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो तो अपने फैमिली की सारा अधिकतम गैदरिंग्स मिस कर देते हैं। ऑफ बींग अनेबल टू रिमेंबर द लास्ट टाइम शी रेड अ बुक फॉर प्लेजर, और वो बोलते हैं कि वो फ्रेंड ने कहा कि मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने कब लास्ट टाइम कोई बुक सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए पढ़ी थी। Of watching the profession she once idolized become a crucible for stress and fear, बोल रहे हैं कि वो इस चीज को भी थक चुकी हैं कि वो उस प्रोफेशन को जिसको एक समय पे वो आइडलाइज करती थी, आज वो उनके कांस्टेंट स्ट्रेस और डर का कारण बन चुका है। Sometimes she said, I feel like I'm drowning in expectations I can't meet, बोल रहे हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन उम्मीदों के दरिया में डूबती जा रही हूँ जो मैं पूरी नहीं कर सकती। It made me think, how did a role rooted in healing and service become one of the most unforgiving? तो इन सवालों ने मुझे ये सोचने पर प्रोत्साहित कर दिया कि कैसे एक ऐसा रोल, एक ऐसी जिम्मेदारी जो कि हीलिंग और सेवा के भाव से भरी हुई थी, वो सबसे ज्यादा अनफॉरगिविंग है डॉक्टर्स के प्रति। ठीक है। When did the गिवर बिकेम स्केप गोट, कब ये जो केयर गिवर है स्केप गोट बनने लगे? स्केप गोट क्या होता है कि जब आप अपनी सारी गलती का आरोप किसी के ऊपर डाल देना तो वो आपके लिए स्केप गोट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ भी गलत हुआ सरकार के तौर पे, कोई मेडिसिन गलत आई, लेकिन सारा इल्जाम डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? परहैप्स वी एज अ सोसाइटी, शायद हम एक समाज के तौर पे हैव एलिवेटेड डॉक्टर्स टू अ पेडेस्टल सो हाई दैट वी हैव फॉरगॉटन द टोल इट टेक्स टू स्टे अप देयर, कि शायद एक समाज के तौर पे हमने डॉक्टर्स को ऐसे पायदान पे पहुंचा दिया है जो कि इतना ऊंचा है, इतने ऊंचे दर्जा उनको दे दिया है कि हम ये बात भूल ही गए हैं कि उस ऊंचे दर्जे पर होना, उस ऊंचे ओहदे पर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसमें आपको पता है, हेड विद द क्राउन कैन नेवर रेस्ट इजी, यानी कि जिसके पास में ताज है, जो जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, तो उसमें के साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं। जिस भी आप ऊंचे पोजीशन पे पहुंचेंगे आपके साथ उतनी ही जिम्मेदारियां आएंगी। वी फॉरगेट दैट नॉट ऑल बैटल्स कैन बी वन, हम ये भूल जाते हैं कि सारी युद्ध, सारी लड़ाइयां जीती नहीं जा सकती। दैट डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ एफर्ट सम आउटकम्स लाई बियॉन्ड कंट्रोल, चाहे हम कितने ही बेहतरीन अपना प्रयास कर लें, अपना 100% दे लें, पर कुछ नतीजे जो हैं हमारे कंट्रोल से परे होते हैं। वी डिमांड एम्पैथी फ्रॉम डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स से सहानुभूति चाहते हैं, एंड राइटली सो, और सही भी है। बट एम्पैथी लाइक एवरी वर्च्यू मस्ट फॉलो बोथ वेज, लेकिन एम्पैथी चाहे जीवन की कोई भी अच्छी बातें हैं उनकी तरह ही एम्पैथी भी दोनों तरफ जानी चाहिए, हमें भी डॉक्टर्स के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए।
मे बी इट्स टाइम वी पॉज टू आस्क, शायद अब समय आ गया है कि हम थोड़ा ठहर के एक सवाल पूछें. वट आर वी गिविंग बैक टू दोज वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम, कि हम उन लोगों को क्या दे रहे हैं जिनसे हम इतनी उम्मीदें लगाते हैं. In an age where algorithms offer diagnosis and chatbots provide remedies, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कंप्यूटर एल्गोरिदम्स जो है वो अपना डायग्नोसिस दे सकते हैं, जहाँ चैटबॉट्स के अंदर हमें बहुत सारी रेमेडीज मिल जाती हैं, घरेलू उपचार हो गए या फिर कुछ हॉक्स एंड फॉक्स मिल जाते हैं, वहाँ पे द ह्यूमन कनेक्शन इन मेडिसिन रिमेन इररिप्लेसेबल. ऐसे में जो इंसान का मेडिसिन की फील्ड में ह्यूमन कनेक्शन है वो इररिप्लेसेबल है, उसको कोई भी चैटबॉट रिप्लेस नहीं कर सकता. A doctor's touch, their voice, their presence, these are things no machine can replicate. एक डॉक्टर का टच करना, हमारी नब्ज को पकड़ के चेक करना, उनकी आवाज़, कभी कभी पेशेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं तो उनकी जो आवाज़ है कि डरने की बात नहीं है, ये हम देख लेंगे, हम आपके साथ हैं, वो आवाज़, उनका प्रेजेंस, कि आपको किसी डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, वो आपके पास में खड़ा भी है, बेशक वो ऑपरेट नहीं कर रहा लेकिन वो आपके पास में खड़ा भी है, या आपके पास में आपने उसको अपना जो है अपना सेकंड ओपिनियन लेने के लिए अपना रिपोर्ट्स वगैरह भेज दी, तो आपको विश्वास हो जाता है उसने जो सजेस्ट किया उसके ऊपर. तो बोल रहे हैं उनकी प्रेजेंस, ये ऐसी चीजें हैं जो कोई भी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, रेप्लिकेट नहीं कर सकती. बट इवन दीज नीड नरिशमेंट, नीड रेस्ट, नीड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन इनको भी, जिनको हमने भगवान का दर्जा दे दिया है, इनको भी पोषण चाहिए, इनको भी आराम चाहिए, इन्हें भी चाहिए कि कोई इनको समझे. मे बी द नेक्स्ट टाइम वी विजिट अ डॉक्टर, शायद अब जब नेक्स्ट टाइम हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, वी कुड रिमेंबर दे टू हैव बर्डन्स, तब हम ये याद रख सके कि उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ दायित्व हैं, कुछ बोझ है. दैट देयर मिस्टेक्स आर नॉट ऑलवेज मैलाइज, कि उनकी जो गलतियां होती हैं वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से नहीं होती. दैट देयर फटीक इज नॉट इनडिफरेंस, ऐसा नहीं है कि वो थकते नहीं हैं, हमें उनके फटीक को इग्नोर नहीं कर सकते. दैट देयर साइलेंस माइट जस्ट बी सॉरो, कि अगर वो चुप है तो वो केवल दुख की वजह से है. And perhaps with that awareness, we might begin to heal not just our own ailments, but the fractured bond between the healer and the healed. बोल रहे हैं, और शायद इस जागरूकता के साथ में, इस अवेयरनेस के साथ में हम ना केवल खुद को हील करना स्टार्ट करें, खुद को ठीक होना स्टार्ट करें, बल्कि जो एक बॉन्ड, एक रिश्ता हीलर यानी कि डॉक्टर और हील्ड यानी कि पेशेंट के बीच का एक जो रिश्ता है जो फ्रैक्चर हो चुका है, उसको भी हम ठीक कर सकें. Because ultimately both stand on the same side of a fragile line, one fighting to preserve life, the other desperate to hold on to it. बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ही अंततः एक ही साइड पे, सेम साइड पे खड़े हैं, एक बहुत फ्रेजाइल, बहुत नाजुक लाइन के, जहां पे एक उस जीवन को बचाना चाहता है और दूसरा उस जीवन की डोर को पकड़ना चाहता है. एंड इन दैट शेयर्ड फ्रेजिलिटी लाइज आर कॉमन ह्यूमैनिटी, और उसी जो एक शेयर्ड हम दोनों एक साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं नाजुकता, उसी के अंदर हमारी दोनों की मानवता, मनुष्यता छुपी हुई है. ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. अब आप मेरे को बताओ, इसमें डॉक्टर्स के प्रति सहानुभूति रखने के लिए कहा गया आपसे, राइट? तो कैसी होगी टोन पैसेज की? एंग्री है, गुस्सा. जो राइटर है उन्होंने स्टार्टिंग के पैसेज में जरूर कहा कि उस समय मेरे को भी किसी को आरोप लगाने का मन करा था, बट वो मेरा चरित्र नहीं है, मैं लड़ जाऊं, जो जाने वाला था वो चला गया, अब उसको पीछे से मैं उस डॉक्टर के ऊपर लड़ाई करूं, उसके ऊपर दोष मढ़ूं, उससे क्या फायदा. हो सकता है उसने सारा प्रयास किया हो, संभव है कि उसने अपना भरपूर जोर लगाया लेकिन नहीं बचा पाया, ठीक है. तो एक्विजिटरी या एंग्री नहीं है, क्योंकि राइटर ने कहीं भी उस डॉक्टर के ऊपर आरोप नहीं लगाया. इनडिफरेंट और डिटैच्ड, पूरा का पूरा पैसेज जो है वो डॉक्टर्स के प्रति सहानुभूति को बता रहा है कि सहानुभूति होनी चाहिए, हम भूल चुके हैं अपना डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, है ना. तो यानी कि ये इनडिफरेंट तो है नहीं, डिटैच तो है नहीं. सरकास्टिक एंड क्रिटिकल इनकरेक्ट है. रिफ्लेक्टिव एंड एम्पैथेटिक ऑप्शन डी इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज. पैसेज की मेन थीम क्या है? द इनएविटेबिलिटी
इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ डिस्पाइट मेडिकल एडवांसमेंट्स। इनकरेक्ट है। पैसेज में ये नहीं कहा गया कि हाँ ये अटल सत्य है, हमने कितनी मेडिकल तरक्की कर ली। हाँ एक लाइन जरूर मेंशन की गई, पर पूरा पैसेज इसके बारे में नहीं था। पूरा पैसेज किस बारे में था? जो डॉक्टर्स के प्रति हमारी सहानुभूति एज पेशेंट खत्म हो चुकी है, हमारा पेशेंस जो है वो खत्म हो चुका है, उसके बारे में। द ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स इन मॉडर्न सोसाइटी, कि जो बढ़ता हुआ डिस्ट्रस्ट है, अविश्वास है डॉक्टर्स और पेशेंट्स के प्रति। तो पेशेंट्स के प्रति अविश्वास नहीं, पर डॉक्टर्स के प्रति जरूर है। द नीड फॉर म्यूचुअल एम्पैथी बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि हम तो चाहते हैं कि डॉक्टर हमारी बात ध्यान से सुने, हम चाहते हैं कि जब हम उनके पास जाएं तो वो हमारे सारा डायग्नोसिस अच्छे से करें, लेकिन हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते कि उसने अगर हमारी बात सुन के हमें कोई मेडिसिन दी है तो सोच समझ के दी होगी, वो हम भूल जाते हैं करना। ठीक है, तो म्यूचुअल सहानुभूति होनी चाहिए। रिस्पेक्ट भी अगर दोनों तरफ से चलती है तो सहानुभूति भी दोनों तरफ से चलती है। From the author's description of two doctor friends, what can be reasonably inferred in the chief cause of is the chief cause of their existential fatigue? बोल रहे हैं क्या मुख्य कारण है उनके एग्जिस्टेंशियल फटीक का, क्यों उनको अब अपने डॉक्टर होने पे शक हो रहा है या वो थक चुके हैं? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, ठीक है, और डिस्ट्रस्ट है, अविश्वास है। Low salaries despite long working hours, incorrect. Unrealistic expectations and distrust from patients, बिल्कुल correct, option B is correct. Which exact 4-word sentence does the narrator recall the doctor saying about the father? कि डॉक्टर ने कौन से 4 शब्द कहे, 4 शब्दों का सेंटेंस कहा? We couldn't save him, he did not survive, we couldn't save him, your father is gone, there was nothing possible. देखो, अगर ही डिडंट सर्वाइव बोलते तो भी समझ में आता कि डॉक्टर अपने ऊपर नहीं ले रहा, लेकिन डॉक्टर ने खुद के ऊपर लिया कि हम उन्हें बचा नहीं पाए, वी कुडंट सेव हिम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शब्दों का भी देखो थोड़ा सा हेर फेर जो है वो भी बता देता है कि डॉक्टर जिम्मेदार था या नहीं था। कैलसनेस, इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम बताना है। कैलसनेस का पहले मतलब बताओ। कैलसनेस का मतलब होता है सख्ताई, कभी कभी जो आपका इनडिफरेंस होगा, आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, वो। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जहां पे आप किसी चीज के प्रति अनिच्छुक हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो कैलसनेस भी वही हो गया। प्रिसिशन, प्रिसिशन, प्रिसिशन का मतलब होता है सटीकता। कंपैशन, सहानुभूति। फ्रेजिलिटी, नाजुक। सो ऑप्शन ए एपैथी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।